सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आप सब जान रहे हैं कि पूरे विश्व में फिर कोरोना वायरस का प्रभाव काफ़ी बढ़ रहा है। तो इस कोविड-19 के प्रभाव से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। यह जो वायरस है, इस वायरस के प्रभाव से पहले कुछ लोग जो मरे, तो बहुत लोग कुछ इम्यूनिटी भी डेवलप कर लिए थे, लेकिन वायरस ने भी नए नए अपने और वेरिएंट बना लिए हैं। कई स्ट्रेन इसके हो गए हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक सब बता रहे हैं कि वैसे तो मूल रूप से तो अभी 8 तरह के हैं, लेकिन वैसे 56 प्रकार के वेरिएंट भी बता रहे हैं। हर समय वायरस अपना ढांचा बदलता है। ये बदलने के पीछे कारण यही है कि उसमें जो आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो जब रेप्लिकेशन करता है अपने होस्ट में, तो उस रेप्लिकेशन में कुछ त्रुटि हो जाती है या कुछ एडजस्ट कर लेता है। उसको त्रुटि भी कहना ठीक नहीं होगा, म्यूटेशन हो जाता है, अपने को इवॉल्व कर लेता है। तो इवॉल्व करने के कारण क्या होगा कि वह जो है उसकी सर्वाइवल वैल्यू बढ़ जाती है और उसकी इन्फेक्टिव वैल्यू भी बढ़ सकती है। यानी वो ज़्यादा अच्छे ढंग से, ज़्यादा प्रभावी ढंग से वो बीमारी फैला सकता है। तो पहले तो उसका जो प्रभाव देखने में आ रहा था, तो उसमें फेफड़े में दिक्कत आती थी, गले में दिक्कत आती थी, सांस लेने में दिक्कत आती थी, बुखार वगैरह हो जाता था, सर दर्द भी थोड़ा करता था। लेकिन अब तो कुछ और भी नए नए सिम्टम्स सब आ रहे हैं। आँखों में जलन होना, कान से कम सुनाई पड़ना और स्मरण शक्ति का भी कुछ लोप होना और आलस लगना, थका थका लगना। तो इस तरह से और भी कई सिम्टम्स उसमें धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। अब यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई। हालांकि वायरस तो पहले से ही हैं, बल्कि वायरस ही प्रथम उत्पत्ति है। अन्य प्राणियों को उनके साथ रहना सीखना है और जो नहीं रह पाए वे एक्सटिंक्ट हो गए, समाप्त हो गए। जो प्राणी टिक पाए वही आज बचे हुए हैं। तो उनको अपने में अपने इम्यूनिटी विकसित करनी है। तो हम लोगों में एक जनरल इम्यूनिटी होती है और एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी में मतलब विशेष अगर कोई पैथोजन है, उसके लिए जो शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती है, तो वही लड़ने का काम करती है। और जनरल में तो एक सामान्य होता है जिससे कि कोई भी आ जाए तो उससे वो निपट लेता है।
जनरल इम्यूनिटी जब कमज़ोर पड़ती है तो ही स्पेसिफिक इम्यूनिटी का प्रभाव उसमें आता है, तो ही उसकी ज़रूरत भी पड़ती है। तो जनरल इम्यूनिटी से जब कोई भी पैथोजन क्रॉस करता है तो फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है टी सेल्स हैं तो वे उसमें एक्शन लेते हैं और उसके कारण फिर प्राणी बच सकता है अगर उसका इम्यूनिटी सिस्टम जीत गया तो। अब हम लोग जो इम्यूनिटी जो डेवलप करते हैं तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि हमारा उनका आमना सामना हो। जब हमारा उनका आमना सामना होगा तभी हम वास्तविक इम्यूनिटी डेवलप कर पाएंगे, और उससे मिलते जुलते अगर किसी चीज़ से हम डेवलप किए तो हमारी जनरल इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है। परंतु स्पेसिफिक इम्यूनिटी तभी डेवलप करती है जब हमारा ठीक उसी से सामना हो या उसके जैसे से सामना हो जाए, एकदम सटीक। तो जो वैक्सीन बनाई जाती है तो इस वैक्सीन में भी ये सिस्टम रहता है कि उसको जो वायरन है, वायरन को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। वो एक तरह से डेड वायरन होता है, तो उसी को डेवलप करते हैं, उसी का वैक्सीन बना देते हैं। उसमें कुछ बूस्टर भी डाल देते हैं जिससे कि और थोड़ा सा वो प्रभावी हो जाए, हमारे इम्यूनिटी को डेवलप कर जाए, और हमारे शरीर में वो जो वायरन का जो अंश होता है तो वह शरीर में जा कर के फिर रेप्लिकेट नहीं करे। उसमें जब वैक्सीन बनाई जाती है तो उसमें इसका भी ध्यान रखा जाता है कि जब शरीर के भीतर डाला जाएगा तो वहाँ पर वो अपने को दोहरा नहीं पाए और वहाँ कोई अपना पैथोजेनिक जो प्रभाव होता है वह नहीं डाल पाए, और साथ ही साथ वो एंटीबॉडी को भी उसमें विकसित कर दे। तो इस पद्धति से उसको वैक्सीन को बनाया जाता है। तो अभी यह जो वैक्सीन बनाई गई है तो कई वैक्सीन जो बनाई गई उसमें से चीन की जो है साइनो फार्मा कंपनी है उसने बनाया, तो साइनोवैक कह के वैक्सीन साइनोवैक कंपनी ने कोरोना वैक कह के वैक्सीन बनाई। तो यह वैक्सीन जो है उतना प्रभावी नहीं हुआ, और अभी हाल फिलहाल में घोषणा की चीन ने कि सिर्फ ये 50% के आसपास ही काम करता है, बल्कि उससे भी कम काम करता है। तो एक तरह से निरस्त हो गए। ऐसे बहुत सारी वैक्सीन बनाई गई, तो फिजर ने बनाया, बायोटेक ने बनाया, ऑक्सफोर्ड यूनिएस्ट्रोजेनिका ने भी बनाया, मॉडर्ना ने भी बनाया, गैमेलिया ने भी बनाया, भारत बायोटेक ने भी बनाया है। तो इन लोगों ने जो वैक्सीन बनाई है तो उसी में किसी का 90% है, किसी का 95% है। तो ऑक्सफोर्ड ने जो बनाया है वो भी 62 से 90% के आसपास है, और रूस ने जो स्पुतनिक भी बनाया तो वो 72% है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाया, तो ये बहुत सबसे ज़्यादा प्रभावित तो यही दिखला रहा है, ये 97% के आसपास दिखला रहा है। अब यही दिया जा रहा है वैक्सीन पूरे देश में, और विदेश में भी भेजा जा रहा है। तो ये हम लोग के लिए खुशी की बात है कि इसको भारत बायोटेक ने डेवलप किया ICMR के साथ मिल कर के, और जो हम लोग का पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसने भी डेवलप किया। तो यह जो
वैक्सीन दिया जा रहा है तो इसे भी 2 डोज के रूप में दिया जा रहा है ताकि और इम्यूनिटी बूस्टअप हो 28 दिन के गैप पर। जो ये वैक्सीन है तो वो काम कर रहा है, तो किसी किसी में यह नहीं भी 100% नहीं कहा जा सकता है कि पूरे में काम कर जाएगा। तो कई स्ट्रेन जो डेवलप हो गए हैं तो इसको वैज्ञानिकों ने तो इसे अल्फ़ा बीटा कह करके इसको कई कैटेगरी बनाई है। MERS कॉव कह के, SARS कॉव, SARS कॉव 2, इस तरह से कई स्ट्रेन इसके कैटेगरी बनाए हैं। तो यह कुछ स्ट्रेन में तो जैसे मान लीजिए कोई भी वैक्सीन बनी तो वो उससे मिलते जुलते कुछ स्ट्रेन में तो काम कर सकती है, लेकिन सभी प्रकार के स्ट्रेन में काम करे ये जरूरी नहीं है। और फिर हम कितना वैक्सीन बनाते जाएंगे, एक वैक्सीन बनाएंगे फिर दूसरा वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़ जाएगी, उससे थोड़ा सा बदला जिसमें वो काम नहीं करेगा, फिर तीसरा, इस तरह से कई वैक्सीन बनानी पड़ जाती है। हमारा शरीर भी हालांकि कई तरह के एंटीबॉडीज़ बना लेगा, यह बात भी सच है। एक तो उसके प्रभाव में बना लेगा, दूसरा ऐसे जनरल जो एक्सपोजर होता है उससे हम लोग की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो हम लोग की इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है, हम लोग को अपनी इम्यूनिटी पर भरोसा करना पड़ेगा, वैक्सीन से कहीं ज़्यादा, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी ही काम आती है अंततः। इसका अर्थ यह नहीं है कि वैक्सीन का प्रभाव नहीं है, बल्कि या वैक्सीन को नहीं अपनाना चाहिए, इसका मेरा तात्पर्य नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक इम्यूनिटी तो वैक्सीन से ही आएगी, या फिर उस तरह के संगत में जब हम पड़ जाएंगे और हम फिर उस युद्ध में जीत जाते हैं तो फिर हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो अपनी जनरल इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, दोनों ही प्रकार की इम्यूनिटी जो है ये हम बढ़ा सकते हैं अपने को एक्सपोजर दे करके, और अपने को मजबूत बना करके कर सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर कहाँ से पड़ती है, कैसे पड़ती है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग वातावरण से सीधे संपर्क में रहते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से भी संपर्क में रहते हैं। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं, बाहर निकलते हैं तो सीधे संपर्क में आते हैं, तो हर समय हम लोग उससे लड़ते हुए ही जिंदा रहते हैं। और हम जितना लड़ेंगे हमारी इम्यूनिटी उतनी डेवलप करेगी। हम लड़ना छोड़ेंगे या लड़ने से बचने की कोशिश करेंगे तो हम कमज़ोर पड़ते जाएंगे। और मानव समाज ने ये दोनों ही काम किया है, बल्कि 3 काम किया है मैं कहूँगा। एक तो लड़ा है, दूसरा अपने को बचाया है, और तीसरा मेडिसिन खोजे हैं, वैक्सीन खोजे हैं। तो ये 3 तरह के काम है। तो जो लोग लड़े हैं, लड़ने का मतलब क्या हुआ कि जो उन्होंने अपने को एक्सपोजर किया, जिसे अपने को मजबूत बनाया। अब जानते हैं कि जब हम धूप में निकलते हैं तो हम मजबूत बनते हैं, धूप बर्दाश्त करने की ताकत हमारे में बढ़ती है। हाँ, अत्यधिक धूप से बचना चाहिए, क्योंकि ओवर हीटिंग जो है शरीर के लिए फिर नुकसानदायक हो जाएगा। उसी तरह से जब हम अपने को पानी में एक्सपोज करते हैं, बरसात हो रही है, हम लोग घर में अपने सब बच्चों को भीतर घुसा देते हैं, चाहे स्वयं को भी घुसा देते हैं कि बरसात हो रही है, पानी मत भीगो, बीमार पड़ जाओगे। तो हम अपने को बचा लेते हैं, क्योंकि वहाँ मौसम का परिवर्तन होता है, ठंडा गर्म का, तो छींक आती है, फिर हमें फ्लू हो जाता है। तो हम उस फ्लू से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पानी में नहीं जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम उस फ्लू से तो बच गए, लेकिन हमारा जो बचाव है ये एक्सपोजर नहीं होने की वजह से बचाव है। परंतु यदि हम भीगते और तब एक्सपोज होकर के तब अगर हम अपने को कर लेते तो फिर हमारे में और इम्यूनिटी डेवलप कर जाती। तो हम लोगों ने लगातार अपने को पानी से बचाया। कुछ सुविधा भी है बचने से, परंतु जहाँ तक इम्यूनिटी की बात है, हमारी इम्यूनिटी उससे कमजोर ही हुई है, मजबूत नहीं हुई है। तो हम लगातार अपने को बचाते गए कि गंदगी से बचना है,
कि गंदगी से भी रोग होते हैं और गंदगी नहीं फेस कर पाने के कारण भी रोग होते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में रोग होते हैं। एक्सपोजर में भी रोग होते हैं और एक्सपोजर से बचने से भी रोग होते हैं। यानी हम चाहे जिस भी स्थिति में रहें, हम हर समय एक्सपोज्ड ही रहते हैं। हम जो अपने को एक्सपोजर से बचाए हैं तो वह भी एक तरह का एक्सपोजर है, फिर अलग तरह के वायरस जो है उस पर प्रभाव डालेंगे। और जो एक्सपोज हो गए हैं उनकी जो इम्यूनिटी है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर वो सामान्य स्थिति में वो लड़ लेते हैं, जबकि जो अपने को बचाए रखते हैं वे उसमें फंस जाते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से अपने को बचाया, कई तरह की चीज़ें बनाई, साफ़ सुथरा अपने को रखा। और जब हमारा जैसे मॉडर्न सोसाइटी डेवलप हुई, इसमें एसी आ गया, अपने को कि अधिक जो है गर्मी से हम परेशान हो रहे थे तो एसी लगा लिए, ठंड से परेशान हो रहे थे तो एसी लगा लिए। अपने को अनुकूल वातावरण में हमने रखने की कोशिश की, लेकिन इससे क्या हुआ, इससे हम अपने को कमज़ोर ही बनाते गए। और फिर टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाता है बाहर और भीतर में। उससे एक्सपोजर के कारण क्या हो गया, टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण क्या हो गया कि हम लोग तुरंत ही फंस जाते हैं अटैक में। तो वायरल अटैक हमारे पर, बैक्टीरियल अटैक हो जाता है, फंगल अटैक हो जाता है। तो ये सब जो अटैक होते हैं इससे हम बच नहीं पाते हैं। इसीलिए जो एसी में रहते हैं वे लोग बहुत कमज़ोर प्राणी हो जाते हैं। और अधिकतर हमारे सोसाइटी में यह समझा जाता है कि एसी लगा लिया मतलब बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि एसी ज़्यादा पैसे मिलता है और कुछ सुविधा मालूम पड़ती है। लेकिन ये सभी एसी में रहने वाले लोग बहुत कमज़ोर होते हैं। थोड़ी ही देर धूप में रहने पर इन्हें चक्कर आने लगता है, मामूली सी धूप भी इन्हें लू जैसी लगती है। तो हमारी इम्यूनिटी वहाँ पर बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो अगर इम्यूनिटी से बचना है तो आपको एसी से बचना पड़ेगा। प्राकृतिक वातावरण में जीने की क्षमता हासिल करनी पड़ेगी। उसी तरह से अब खुली हवा में भी लोग नहीं रहते हैं। तो खुली हवा में नहीं रहते हैं, बंद बंद घर में रहते हैं, तो वहाँ पर अलग ढंग के बैक्टीरिया से पाला पड़ता होगा उनका और वायरस से। लेकिन जब बाहर आते हैं तो अलग ढंग से पाला पड़ता है। और अधिकतर समय वे चूँकि भीतर रहते हैं तो वे अलग ढंग की इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, लेकिन बाहर अलग ढंग का चल रहा है वायरस और बैक्टीरिया का खेल। तो जो ज्यों बाहर आएंगे तो वो फंस जाएंगे, तो कमज़ोर हो जाते हैं। बंद रहने का कारण क्या है कि हमारी इम्यूनिटी ही नहीं, हमारी जो प्राण शक्ति है वो भी घट जाती है। क्यों? क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जब हम बाहर रहेंगे तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, तो उससे हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है। तो अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाना चाहिए, खुले हवा में रहना चाहिए। हम लोगों ने जो सौर ऊर्जा का उपयोग कम कर दिया, अपने को धूप से बचाने लगे, ओवर बर्निंग हो जा रही है, चमड़े काले हो जा रहे हैं। लेकिन इससे हमारी मजबूती भी होती थी, हड्डियां भी मजबूत होती थी, इम्यूनिटी भी मजबूत होती थी। तो यदि आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको अपने धूप में अपने को निकालना पड़ेगा, शुद्ध हवा में अपने को निकालना पड़ेगा, पानी की बौछारों में अपने को निकालना पड़ेगा। और जो हम लोगों ने जो खाने पीने की आदत बना ली, वह भी जो है हमारी प्राण शक्ति को कमज़ोर कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रहा है। हम लोग बहुत तली हुई भुनी हुई चीज़ खाने लगे, उसमें बहुत मिलावट वाली चीज़ खाना शुरू कर दिए, जो कि हमारी प्राण शक्ति का, हमारी जीवन शक्ति का ह्रास कर रहा है। जितना हम साग सब्जी जीवंत चीज़ खाएंगे उतने ही ज़्यादा हम जीवंत होंगे। तो जीवंत चीज़ों को खाना शुरू करें और वेज को खाना शुरू करें। जितना हम डेयरी प्रोडक्ट्स खाएंगे वायरस उतने ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे, क्योंकि वायरस की एक सामान्य कैटेगरी है कि वो एनिमल को नुकसान पहुंचाती है और एक है कि वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाती है, यानी उनका इन्फेक्शन इन दोनों जगह में से होता है। तो ऐसे वायरस जो कि
प्लांट को लगते हैं वो मनुष्यों को नहीं लग पाते हैं। तो यदि हम प्लांट खाएंगे तो हमारे में उस तरह के वायरस नहीं आएंगे, हम बचे रहेंगे। अगर हम एनिमल लेंगे तो हमारे में एनिमल वायरस के आने का चांस बढ़ जाएगा और हम पकड़ लिए जाएंगे। फिर प्लांट जो होते हैं, वनस्पतियां जो हैं, वे जंतुओं से पहले की है। मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि उनका विकास पहले हुआ है, वो इस पृथ्वी पर अस्तित्व में पहले आए हैं। उनके बल पर उन्हें खा करके जीव जंतु पैदा हुए हैं और पलते हैं, बढ़ते हैं। तो उनका जो अनुभव है और जो उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप की है प्लांट ने, वह ज़्यादा है। उन्हीं का वास्तव में साम्राज्य है। तो यदि हम वेजिटेरियन होंगे तो क्या होगा कि हम उनके अनुभव को शेयर करेंगे। एक तरह से उनके अनुभव को हम प्राप्त करेंगे, उनको खाएंगे तो उनके अनुभव को हम प्राप्त करेंगे। तो जो उनमें इम्यूनिटी डेवलप हुई है, उस इम्यूनिटी का हमको बहुत लाभ मिलेगा। और यदि हम जंतुओं को खाते हैं तो इनकी इम्यूनिटी का लाभ हमको नहीं मिल पाएगा, प्लांट का लाभ नहीं मिल पाएगा, और ये जो है इन्फेक्टेड ऐसे ही होते हैं तो हम पकड़ लिए जाएंगे। तो इसीलिए वेजिटेरियन जो हैं वे ज़्यादा सफलता से मुकाबला कर सकते हैं। जो डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, मांस, मछली, मीट, अंडा और मुर्गा मुर्गी, ये सब जो खाते हैं, या दूध, दही, घी, मक्खन भी जो खाते हैं, और दूध में भी जो जर्सी गाय का दूध और ये सब भैंस का दूध खाते हैं, इनकी इम्यूनिटी कोई ज़्यादा अच्छी डेवलप नहीं हो पाती है। देसी गाय का तो कुछ ठीक है, लेकिन जो इस अन्य जो दूध हैं जिन्हें कि A1 कैटेगरी कहा जाता है, वे दूध उतने अच्छे नहीं हैं हमारे इम्यूनिटी के लिए जितने कि A2, और ओवरऑल डेयरी प्रोडक्ट्स ही अच्छे नहीं हैं। अगर हमें, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी प्राणी जो है दूध नहीं पीता रहता है लास्ट समय तक। तो अगर आपको दूध पीना भी है तो A2 कैटेगरी का पिएं, अन्यथा वनस्पति का ही सेवन ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल हो गया है, जिसमें कि हम योग, प्राणायाम और खेल कूद, इन सब को हम बिल्कुल सिर्फ देखने के तक सीमित रख दिए हैं, करते नहीं हैं खुद। अधिकतर लोग, थोड़े बहुत हैं जो कुछ लोग खेल रहे हैं, थोड़े बहुत हैं कुछ लोग जो योग कर रहे हैं, थोड़े बहुत हैं जो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। तो जब हम इसको एक ऐसा कल्चर बना लेंगे कि सभी योग कर रहे हैं, सभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सभी खेल कूद रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो इससे जो है हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है, और यह हम लोग को एक कल्चर बनाना पड़ेगा। तभी हमारी एक जो सोसाइटी की जो इम्यूनिटी होती है वह डेवलप करेगी। तो सोशल इम्यूनिटी भी बहुत ज़रूरी है डिजीज़ के प्रति, क्योंकि वह हम लोग फिर ट्रांसफ़र करते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों को। बात सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष कर रहे हैं, महिलाएं कर ही नहीं रही हैं, क्योंकि कोई भी जो बच्चा पैदा होगा या घर में जो भी माहौल होगा तो वो स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से ही होगा। तो यह बहुत ज़रूरी है कि स्त्री और पुरुष दोनों की ही इम्यूनिटी डेवलप्ड हो। और ऐसा नहीं है कि जब तक मतलब शादी ब्याह नहीं हुआ तब तक तो थोड़ा बहुत खेल रहे हैं, उसके बाद फिर लोग गृहस्थी में लग गए, फिर सब छोड़ छाड़ दिए, फिर खाली काली कमाने के धंधे में लग रहे हैं। इस तरह की जो रूटीन है कि सिर्फ कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं विवाह के बाद, यह बहुत ही
ज़्यादा अनहेल्दी है। हमें इस अप्रोच को छोड़ना पड़ेगा, जीवन पर्यंत इनको शामिल करना पड़ेगा, तब हम अपने फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और जो आयुर्वेद में जो बताया गया है औषधियों का, तो कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिसका कि हम लोग बराबर प्रयोग कर सकते हैं। तो उन्हें तो हमारे यहाँ किचन में शामिल किया गया है, और कुछ को मतलब बताया गया है कि इनका भी प्रयोग होते रहना चाहिए। तो उनका काढ़ा बना करके प्रयोग करने का विधान पहले से हम लोग की परंपरा से था, बीच में हम लोग फिर छोड़ दिए थे। अब कोरोना के डर से बहुत लोग कुछ कर रहे हैं, तो वह काढ़ा बनाने का जो पद्धत है उसको अपनाना चाहिए। मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने बताया हुआ है काढ़ा का कि कौन कौन सा चीज़ काढ़े में पड़ना चाहिए जो कि लाभकारी होगा। फिर भी यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें से गिलोय है, काली तुलसी है, काली मिर्च है, अदरक है, पान पत्ता है, अर्जुन छाल है, मेथी है, लौंग है, दालचीनी है, हल्दी है, करी पत्ता है, शिरीष है, वासा है, हरड़ है, आंवला है, मकोय है, हींग है, शहद है, और नमक में सेंधा नमक है। पुदीना है, हर श्रृंगार पत्ती, पीपल, अश्वत्थ, इन सब का काढ़ा बना करके अगर 2 टाइम 1-1 कप पिएंगे। एक और मैं बताता हूँ, गोरख मुंडी, तो ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है, आपके इम्यूनिटी को बहुत ज़बरदस्त बूस्टअप करता है। और यह हम लोग के शास्त्र में, आयुर्वेद के शास्त्र में शुरू से ही गृहस्थों को बताया जाता रहा है कि इसका सेवन करते रहना चाहिए। इससे जो है हम लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और हम लोग अपने को सभी बीमारियों से बचाने में समर्थ रहते हैं। जो प्राणायाम हैं उनमें से मुख्य प्राणायाम है नाड़ी शोधन, कपालभाति, सहज, सरल, भस्त्रिका, सूर्यभेदी,
चंद्रभेदी, केवल कुंभक, आदित्य, उज्जयायी, भ्रामरी, आकाशी, द्रुतकाशी, आकाशभाती, जालंधरबंध, मूलबंध, महाबंध, उद्गीत, जिसे ओंकार प्राणायाम भी कहते हैं, और एक मैंने प्राणोपैथी का भी वीडियो बनाया है, प्राणोपैथी, उसको भी आप देख लें। तो ये जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं प्राणायाम में, जो कि हमारे इम्यूनिटी को बहुत अच्छा से बूस्टअप करते हैं। आसनों में उष्ट्रासन, चक्रासन, वृत्तासन, सर्वांगासन, मयूरासन, हलासन, धनुरासन, शीर्षासन, पद्म मकरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, गरुड़ासन, गणेशासन, शलभासन, मत्स्यासन, कपोतासन, पार्श्वचालनासन, पार्श्ववृक्षासन, भूनमनासन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण आसन हैं। इनको करने से हम लोग की इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी डेवलप होती है और आप लोगों को इसे अपनाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोग को इम्यूनिटी लॉस किस में होता है, तो फियर में होता है, भय में होता है। रोग का भय हो, गरीबी का भय हो, अपने पद के च्युत होने का भय हो, मृत्यु का भय हो, किसी भी प्रकार का भय हो, ये सारे भय हम लोग की इम्यूनिटी को डिप कर देते हैं, घटा देते हैं। इसलिए भय जितना कम होगा इम्यूनिटी उतनी मजबूत होगी। हम लोगों में रोग का भय इसलिए भी पकड़ गया, पुराने ज़माने में तो वैद्य नहीं होते थे हर जगह उपलब्ध, तो मनुष्य स्वयं ही थोड़ा बहुत अपने आसपास से जिनसे कोई जानकारी थी उनके माध्यम से इलाज करता था या प्रकृति से लड़ता हुआ स्वयं जीता था। यानी हम लोग को अपना इलाज स्वयं ढूंढना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को, क्योंकि हर एक व्यक्ति का ढांचा अलग है। और अब स्थिति यह हो गई है कि हर व्यक्ति ने अपने को छोड़ दिया है डॉक्टरों के हाथ में। उसे तुरंत भय पकड़ता है, थोड़ी भी खांसी होती है तुरंत जाता है, थोड़ा जुकाम होता है तो लड़ना नहीं चाहता है बीमारी से, वो तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाता है और सोचता है कि वो हमें बचा लेगा। इतना भयभीत हो जाता है। और वह जितना भयभीत होता है, जितना वो दवाओं पर निर्भर होता है, उतना ही ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इसीलिए जितने भी
वो पेनिसिलिन बने या जितने भी एंटीबायोटिक्स बने, इन एंटीबायोटिक्स ने हम लोग की इम्यूनिटी को बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया है। तो दवाओं का सेवन हम लोग की इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। और अधिकतर लोग अब ऐसा है कि तुरंत दवा लेना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जो इलाज नहीं करा रहा है इसका मतलब है कि वह गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के। किसी समय में ये कंडीशन सही भी हो सकती है, लेकिन हर समय नहीं। आप अपने को एक्सपोज होने दें, थोड़ा शरीर को लड़ने दें, जुझारू अपने को बनाएं, और ये जो प्राकृतिक तरीके हैं इम्यूनिटी डेवलप करने के और रोगों से लड़ने के, उसको अपनाएं। डॉक्टर के पास तो एकदम बिल्कुल अंत में जाएं, जब हर तरफ से जब थक हार जाएं तब, या नहीं कि फर्स्ट स्टेप में डॉक्टर के पास पहुंच गए। और डॉक्टर लोग भी लोगों में भय पैदा करते हैं, क्योंकि उनका उससे रोजगार से संबंध है। तो वे कहते हैं अरे केस बिगाड़ करके आए हो, तुरंत आ जाना चाहिए था। तो केस नहीं बिगड़ता। कुछ स्थिति में वह यह बात भी सही है, परंतु अधिकतर स्थिति में यह बात गलत है। 99% चांसेस में ऐसा है कि हम लोग स्वयं अपना इलाज कर सकते हैं बिना डॉक्टर के। हम लोग स्वयं, क्योंकि हम लोग का अपना शरीर खुद कैसे परेशान है हम लोग खुद जानते हैं, दूसरे नहीं जान सकते। और हम स्वयं अपने पर शोध करें कि हम क्या खाते हैं तो हमको सूट करता है, क्या खाते हैं सूट नहीं करता है, क्या हमारे लिए अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। ये सब भी बहुत ज़रूरी है। भोजन के विषय में बताऊं, हम लोग की इम्यूनिटी कमज़ोर होने के पीछे और कारण क्या है कि हम लोग भोजन में 4 स्वाद ले रहे हैं: खट्टा, मीठा, नमकीन और तीखा। हम लोगों ने कड़वा और कसैला, ये 2, और एक मान लीजिए कि और जो बजबजा जैसा होता है, जो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट करते हैं, इनको हम लोगों ने अपने भोजन से बाहर निकाल दिया। इसलिए आप देखेंगे कि अधिकतर दवाइयाँ ऐसे ही होती हैं, जो कड़वी होती है, कसैली होती हैं या एस्ट्रिंजेंट होती हैं, बजबजे टाइप की। अगर हम लोग अपने भोजन में इनको भी शामिल करें थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी और हम बिल्कुल सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, रोग हमें नहीं होगा। तो ये अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान महिलाओं को रखना चाहिए, जो घर में भोजन बनाती हैं। किचन जिनके हाथ में है, स्वास्थ्य की कुंजी उनके हाथ में है, तो उनको इन 4 स्वादों के अलावा, जो कि वो 4 स्वाद का जो बनाती हैं उसके अलावा भी उनको थोड़ा शोध करना चाहिए। और कड़वा, कसैला वगैरह भी खाना चाहिए, अपने भोजन शामिल कर लेना चाहिए। लोग करेला खाते हैं तो करेला का ऊपर का छिलका जो कड़वा होता है उसको निकाल देते हैं, उसमें फिर खट्टा वट्टा ठोस देते हैं और उसकी क्वालिटी गिरा देते हैं। आंवला लेते हैं तो आंवला का भी कसैलापन को हटा देते हैं, उसमें कुछ मीठा भर देते हैं, कसैलापन को पानी उसका निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे कड़वा हो चाहे कसैला हो, हम लोग जो है उसका वो क्वालिटी निकाल देते हैं। तो फिर हम लोग उसको खींच करके फिर उन्हीं स्वाद में ले आते हैं, जबकि हम लोग को इन स्वादों पर भी जोर देना चाहिए। अपने भोजन में कड़वी और कसैली और बजबजी चीज़ों को शामिल करना चाहिए, थोड़ी ही मात्रा में सही, लेकिन अवश्य ही शामिल करना चाहिए। इससे हम लोग की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इस चीज़ का सदैव ध्यान रखें गृहणियाँ। अगर ऐसा हम कर पाए तो हमें किसी प्रकार की कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा सिखाया गया है, बताया गया है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है, परंपरा से बताया गया है, और सभी को किचन में इसलिए इन सब चीज़ों को शामिल करने के लिए कहा गया है। परंतु आधुनिक परिवेश में वे ढल करके सिर्फ खट्टा, मीठा और तीखा, नमकीन, बस इन्हीं चीज़ों में 4 स्वाद में रह गए। ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जा रहा है। यदि हम इनको अन्य इन स्वादों को शामिल कर लें तो हम लोग अपना इलाज स्वयं ढूंढ सकते हैं। उसके लिए किसी प्रकार की दवा की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ स्वाद को देखिए, दवा को छोड़िए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने प्रकार के स्वाद होते हैं उन सब स्वादों का हमको भोजन किसी न किसी प्रकार से चख लेना है, ले लेना है कुछ न कुछ मात्रा में। यह यदि हम लोग अपना एक नियम बना लें तो हम लोग आराम से बीमारी से बच सकते हैं। तो हम लोग
अपना इलाज स्वयं ढूंढेंगे तो हम लोग में भय का संचार कम होगा। हम लोग स्वयं जानेंगे कि हम लोग अपना इलाज कर सकते हैं। अपना शोध करते रहिए, अपनी जांच करते रहिए, क्योंकि अपनी कमजोरी और मजबूती आप खुद जानते हैं, तो उसके हिसाब से शोध करते रहिए। और योग प्राणायाम वगैरह है जो हम लोग को परंपरा से मिला है, इस पर ध्यान दीजिए, इसको करते रहिए। भोजन सही तरीके से करें। हम लोग उल्टा पुल्टा रात को खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी कैसे होगी? फिर तो हमारा शरीर प्रतिक्रिया करेगा ही। तो भोजन की मात्रा भी हमें सोचनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा भोजन करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी घट जाएगी। भोजन सदैव कम करना चाहिए। कभी कभी उपवास करना चाहिए। लोग उपवास नहीं करते हैं क्योंकि संकल्प शक्ति घट गई है, लोगों में सहनशीलता घट गई है। उपवास वही कर सकता है जिसमें सहनशीलता होती है, और जो सहनशील व्यक्ति होते हैं वे बराबर कुछ ना कुछ उपवास करके अपना उसको मेंटेन किए रहते हैं। तो यदि आपको अपनी सहनशीलता बढ़ानी है तो उपवास करना सीखना चाहिए आपको। उसको अपने शामिल कीजिए, अपने रूटीन में शामिल कीजिए कि महीने में एक दिन तो अवश्य ही उपवास कर लें। इससे आपका शरीर मेंटेन रहेगा, शुगर लेवल वगैरह सब कुछ मेंटेन रहेगा, बॉडी वेट मेंटेन रहेगा, हार्ट बीट सब कुछ मेंटेन रहेगा। तो उपवास की जो प्रणाली यहाँ पर था, किसी न किसी बहाने, चाहे एकादशी का उपवास हो, मंगलवार का उपवास हो या सोमवार का उपवास हो, कोई न कोई प्रकार से उपवास करने से क्या होता है कि इम्यूनिटी विकसित करती है। हम लोग की इम्यूनिटी के कमज़ोर होने का बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों ने उपवास करना छोड़ दिया। और अब तो वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि उपवास से जो है कैंसर सेल डेवलप नहीं होते हैं। उपवास करने वाले को, उपवास करने से आपका सब शरीर पूरा एकदम बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पर रहेगा, क्योंकि इसको भी अपने मरम्मत करने में सुविधा रहती है। हर समय खाते रहने से शरीर को हर समय अपने को चलाना पड़ता है, रेस्ट में शरीर नहीं जा पाता है। तो शरीर का जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, इसको भी रेस्ट में जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है उपवास करना। और भोजन भी बदलते रहना चाहिए। फल फूल कंदमूल इस पर भी रहना चाहिए, पानी पर भी रहना चाहिए। इस तरह का सिस्टम हम लोग को डेवलप करना चाहिए जो हम लोग को परंपरा से मिला, यानी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति, इन सब चीज़ों को हम लोग को अपनाना चाहिए। जो हम लोग के जो मालिश की प्रथा है, ये क्या है? ये पंचकर्म चिकित्सा पद्धति है। इससे इम्यूनिटी विकसित होती है। शरीर में मालिश होगी, पूरे रीढ़ की हड्डी में मालिश करेंगे नीचे से ऊपर तक, तो शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होगी। धूप में बैठ के मालिश करेंगे, इम्यूनिटी डेवलप होगी। तेल से मालिश करेंगे, तो वह पद्धति हम लोग को अपनानी पड़ेगी, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति। मिट्टी से लेपन है, गर्मियों में लेप करते हैं, जो मुल्तानी मिट्टी होती है या गंगा की चिकनी मिट्टी है, उससे लेप करते हैं। उसी तरह से तेल की मालिश है, सूर्य स्नान है, चांदनी में स्नान करना है, तो भस्म स्नान है, कई तरह के स्नान है प्राकृतिक चिकित्सा में। भाप लेना है, तो इन सब से हम लोग तरोताज़ा रहते हैं, हम लोग की इम्यूनिटी डेवलप रहती है, विकसित रहती है। हम लोग सेंसिटिव होते हैं, बहुत तेज़ी से हम लोग रिएक्ट करते हैं और हम लोग सफलतापूर्वक रिएक्ट करते हैं। तो इन सब आदतों को शुमार करना पड़ेगा। खैर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन मोटे तौर पर मैंने ये बात आपको समझा दी है। अगर आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है ये कोविड-19 या ऐसे जैसे कितने तरह के वायरस जो आते हैं, उनसे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आप निश्चिंत रहेंगे। तो अपने भय के ऊपर विजय पाइए, अभय मुद्रा अपनाइए। भगवान शिव का है अभय मुद्रा। बहुत सारे मुद्राएं हैं जिसका भी प्रयोग करके हम लोग अपने इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं।
जिसमें कि लिंग मुद्रा है, योनि मुद्रा है, वायु मुद्रा है, सूर्य मुद्रा है, वरुण मुद्रा है, इंद्र मुद्रा है, आकाश मुद्रा है। तो इन पंच तत्वों का हम नियमन करके कर सकते हैं। सन्निरोधिनी मुद्रा है, विष्णु मुद्रा है, बहुत सारी मुद्राएं हैं। तो उन सब मुद्राओं को अपना करके भी हम अपना प्राकृतिक पद्धति से उपचार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इनमें से अधिकतर चीज़ को आप अपने जीवन में शामिल करेंगे। यह एक दिन की बात नहीं है, इसको पूरे जीवन में आपको अपने रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। और कमाई धमाई तो आपकी जैसे होती होगी वो तो चलती रहेगी, आपकी आजीविका का जो साधन है वो अपना जारी रखें, परंतु अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्वास्थ्य आप हैं तभी सब कमाई है, तभी संसार है, तभी सब कुछ है, और आपके रहने पर ही सब है। तो स्वयं को आप कैसे मेंटेन करेंगे, तो मैं तो यही कहूँगा हर एक व्यक्ति से कि हर एक व्यक्ति को चाहिए कि प्रातः काल का कम से कम 2 घंटा समय आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए दें। उसके बाद ही फिर दुनिया जहान और परिवार को देखें। निजी अपने को आपको 2 घंटा का समय अवश्य देना चाहिए। उस 2 घंटे में ही आप ये सब चीज़ें अपना रोटेशन सिस्टम से कर सकते हैं। एक ही दिन में सारा चीज़ नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, मान लीजिए कि आपने 5 प्राणायाम आज किया तो अगला 5 प्राणायाम कल कर लेना। इस तरीके से रोटेशन से उसको आप जारी रखेंगे तो 4-5 दिन के अंतराल पर वो रोटेट होता रहेगा, तो आपका शरीर मेंटेन रहेगा, आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी और आप बीमारियों से लड़ने में समर्थ रहेंगे। और फिर आदमी जो शुद्ध भौतिकवादी हो जाता है उसकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वह निरंतर तनाव में रहता है और तनाव से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा संघर्ष में भी रहने से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति संघर्ष किस लिए करता है, प्रश्न उठता है। संघर्ष शांति के लिए चाहता है, वो अपने को सुरक्षा के लिए चाहता है, सुखपूर्वक जीने के लिए चाहता है। और इन चीज़ों से जब हताश हो जाता है, जब देखता है सुख है नहीं, सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष है, तो उसकी इम्यूनिटी गिर जाती है। शुरू में तो कुछ बढ़ती है संघर्ष से, लेकिन बाद में गिर जाती है। जब देखता है कि इसका जो एंड रिजल्ट है वो बेकार है, एंड रिजल्ट जो है मृत्यु है, एंड रिजल्ट इसका जो है वो रोग है और कुछ नहीं, तो वो फिर हताश हो जाता है। इसके कारण इम्यूनिटी उसकी गिर जाती है। लेकिन जब वो देखेगा कि नहीं, जिसका अंतिम परिणाम है वो मोक्ष है, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने आदर्श मोक्ष रखा, आदर्श मृत्यु नहीं रखा। तो हम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, हमारा भय कम हो जाएगा, हमारी शांति बढ़ जाएगी, हमारा आनंद बढ़ जाएगा, हमारा ज्ञान नॉलेज बढ़ जाएगा, हमारा दिमाग ज़्यादा अच्छा से काम कर सकता है, क्योंकि हम ज्ञान के पिपासु हो जाएंगे। और नहीं तो फिर माइंड डल होता जाएगा। जब काम छूट गया, आजीविका छूट गई, रिटायर हो गए, तो अब कुछ कर नहीं रहे हैं, तो क्या होगा कि माइंड डल हो जाएगा। और मस्तिष्क के कमज़ोर हो जाने पर मस्तिष्क का सर्किट कम काम करेगा तो इम्यूनिटी गिरने लगी। क्यों? क्योंकि अब जीवन की उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो इम्यूनिटी कम होने का कारण क्या है? मृत्यु। तो जब आप अपने स्वयं को जीवन में नहीं ढाल रहे हैं, जीवन में अपने को नहीं ला रहे हैं, आप निष्क्रिय होते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं रिटायर हो गया, अब मैं सक्रिय नहीं हूँ, सामाजिक रूप से सक्रिय नहीं है, पारिवारिक रूप से सक्रिय नहीं है, आप अध्ययन नहीं करना चाह रहे हैं, आप शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है आप अपने को मृत्यु की ओर ढकेल रहे हैं। तो जब आप अपने को मृत्यु को ढकेल रहे हैं खुद ही, तो शरीर की इम्यूनिटी तो गिरेगी ही। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने को सक्रिय बनाए रखें और आध्यात्मिक होते चले जाएं, क्योंकि तब आप स्वाध्याय करेंगे, आप अपना अध्ययन करेंगे, अपना शोध करेंगे, भजन कीर्तन गाएंगे, प्रभु का नाम लेंगे, तो आपको लगेगा कि अब मैं निर्वाण की ओर जा रहा हूँ। तो आप एक ऐसे बेहतर आयाम की खोज में निकल पड़ेंगे। तो हर समय एक रोमांच बना रहेगा, हर समय एक नई उपलब्धि के स्रोत फूटते रहेंगे, तो उससे आपकी इम्यूनिटी विकसित होती रहेगी। नए नए आयाम आपके समक्ष आएंगे, नई नई अनुभूतियाँ आएंगी, उनका आप सदुपयोग कर सकते हैं अपने लिए भी और समाज के लिए भी, और समाज को बेहतर विकसित कर सकते हैं।
एक समाज को अच्छी स्वस्थ दिशा दे सकते हैं। आर्थिक और अन्य चीज़ों में भी आपकी दृष्टि अच्छी हो जाएगी। तो इतना भ्रष्टाचार और करप्शन जो आज दिख रहा है, लूटपाट जो दिख रही है, मारपीट दिख रही है, इन सब में भी कमी आएगी। ये मारपीट और ये हर तरह से भय का माहौल, कोई निकलना नहीं चाह रहा है घर से, पता नहीं कौन लूट ले, कौन छीन ले, कौन कत्ल कर दे। तो यह जो माहौल हम लोगों ने अति भौतिकवादिता के कारण बनाया है, इसे हम अध्यात्म से ही दूर कर सकते हैं। और इससे जब हमारा भय दूर हो जाएगा, जब आनंद की वृद्धि होगी, तो हम लोग और जीवंत हो उठेंगे। और जाहिर सी बात है, जब हम जीवंत हो उठेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ चुकी होगी। तो इस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये जो हम लोग के परंपरागत जो हम लोग ऋषि मुनि बताते आए हैं, उस ओर चलें, मात्र वैक्सीन पर ही निर्भर नहीं रहें। यही हमारा यहाँ पर संदेश था। ओम हरि।